हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो नव फ्राइडवादी है। मतलब कौन कौन फ्राइड के अनुयायी थे, कौन कौन उसके फॉलोवर थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारा यही टॉपिक है, नव फ्राइडवादी। कई सिद्धांतकारों ने फ्राइड के कार्य का अनुसरण किया। मतलब कुछ जो ऐसे सिद्धांतकार थे जिन्होंने जैसा फ्राइड ने कहा उन्होंने वैसा ही उनके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। कई सिद्धांतकारों ने शुरू में उनके साथ काम किया, बाद में अपने सिद्धांतों को विकसित करने के लिए अलग हो गए। मतलब कुछ ने तो उनका अनुसरण किया, बट कुछ ने स्टार्टिंग में तो उनके साथ काम किया, लेकिन बाद में वो अपने प्रिंसिपल्स को और ज्यादा डेवलप करने के लिए उनसे अलग हो गए थे। फ्राइड से अपने काम को अलग करने और उचित मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने खुद को नव फ्राइडवादी या पश्चात फ्राइडवादी या नव विश्लेषणवादी या मनोगतिक रूप में बुलाया। मतलब वो स्टार्टिंग में उन सब ने काम किया था फ्राइड के साथ, लेकिन बाद में वो अपने काम को उनसे अलग कर लेते हैं और अपने आप को ज्यादा मतलब मान्यता दिलवाने के लिए या अपने आप को ज्यादा मतलब पॉपुलर करने के लिए वो उनसे अलग हो गए और उन्होंने खुद को नाम दिया नव फ्राइडवादी या पश्चात फ्राइडवादी या नव विश्लेषणवादी या मनोगतिक। उन्होंने खुद को ये नाम दिए। और मतलब नव फ्राइडवादी में यहाँ पे सबसे मेन नाम किसके आते हैं? एडलर, युंग और एरिक्सन। यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट यही है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे यही डाला है। तो आज हम इस वाली वीडियो में एडलर का ही सिद्धांत पढ़ेंगे। अल्फ्रेड एडलर इनका पूरा नाम है। इन्होंने व्यक्तिगत मनोविज्ञान के बारे में हमको बहुत कुछ बताया है। इनको व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का अल्फ्रेड एडलर को जनक माना जाता है। इसके बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है अल्फ्रेड एडलर जी। एडलर को व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब जो इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी है उसके फाउंडर कौन है, उसका जनक कौन है, तो वो एडलर है। एडलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण बनने का प्रयास करता है। मतलब एडलर का क्या मानना है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हर एक जो इंसान होता है वो अपने अपने उनके खुद के तरीके होते हैं, खुद का उनका ढंग होता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो इम्पोर्टेंट बनना चाहता है, वो महत्वपूर्ण बनना चाहता है या ट्राई करता है बनने के लिए। और इस ये जो ट्राई करता है, जो ये प्रयास करता है, इसको ही एडलर ने एक व्यक्ति के जीने का ढंग नाम दिया है। मतलब लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये नाम दिया है एडलर ने। मतलब कहने का क्या है यहाँ पे कि हर एक जो एक पर्सन होता है, जो एक इंसान होता है, वो अपने अपने ढंग से मतलब एक महत्वपूर्ण बनना चाहता है। वो ट्राई करता है कि वो बेटर बने, सबसे बेस्ट बने। तो जो वो ट्राई करता है, जो प्रयास करता है अच्छा बनने का या महत्वपूर्ण बनने का, तो उस प्रयास को ही एडलर ने लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल का नाम दिया है। मतलब कि एक व्यक्ति के जीने का ढंग इंपॉर्टेंट टर्म थी यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रखा है। आगे देखिए, एडलर का मानना था कि बचपन के शुरुआती अनुभव किसी के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। मतलब जो चाइल्डहुड के जो मतलब एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को बनाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि बचपन के दौरान प्रोत्साहित किया जाता है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं एडलर जी, यदि बचपन में हमारे चाइल्डहुड में हमको मोटिवेट किया जाएगा तो यह बच्चों को सक्षम महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे मतलब बहुत ही कैपेबल बच्चे अपने आप को फील करेंगे अपने फ्यूचर में और जीवन भर एक सहकारी तरीके से कार्य करते हैं। मतलब वो हमेशा ही वो एक कोऑपरेटिव वे से कार्य करेंगे, सबके साथ वो बिल्कुल एक कोऑपरेशन करके मतलब काम करेंगे, वो कोऑपरेट करके कार्य करेंगे सबके साथ। इसके अपोजिट क्या होगा, यदि बच्चे को हतोत्साहित किया जाता है तो वह गलत व्यवहार कर सकता है और प्रतिस्पर्धा का व्यवहार कर सकता है। मतलब वो हमेशा और के साथ वो होड़ लगाएगा, हार जीत, और वो हमेशा मतलब एक नेगेटिव ही वो उसका बिहेवियर रहेगा फ्यूचर में, यदि हम बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो ये बात एडलर जी ने कही है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि किसी के व्यक्तिगत मनोविज्ञान को उसके सामाजिक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। कि जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी होती है उसको हमेशा सोशल मतलब सामाजिक संदर्भ में ही उसको हमेशा समझने की हमको नीड होती है। हमको उसको इस टाइप से हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे एडलर जी ने ये कहा। इसके अलावा देखिए,
एडलर ने हीनता और श्रेष्ठता मनोग्रंथि की भी बात की है अपने इस सिद्धांत में। तो उन्होंने क्या कहा है, एडलर ने समझाया है कि एक बच्चे के रूप में हम कमजोर, निर्भय और कम सक्षम महसूस करते हैं औरों की बजाय। जैसे बच्चा होता है, जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं, तो जो काम बच्चा नहीं कर पाता तो मतलब पेरेंट्स कर लेते हैं। तो बच्चे अपने आप को वीक समझते हैं कि हाँ मतलब मैं कमजोर हूँ, मेरे को डर लगता है, मैं थोड़ा कम कैपेबल हूँ। तो मतलब वो तो दूसरे पक्ष वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब कम महसूस करता है। जो ये भावना होती है, जो इसको उन्होंने हीनता का नाम दिया है। तो जो हीनता की भावना होती है ये जन्मजात और स्वाभाविक होती है। ये बात एडलर ने कही है कि जो हीनता की भावना होती है वह जन्मजात और स्वाभाविक होती है। यदि कोई बच्चा हीनता की इस भावना को दूर करने का निर्णय लेता है तो वह उपलब्धि या सफलता के लिए प्रयास करेगा। मतलब कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं कमजोर ना रहूं, मैं अपने आप को ज्यादा निडर बना लूं, या मैं अपने आप को दूसरों से ज्यादा ही मतलब ज्यादा मैं उनसे कैपेबल बना लूं, कि बच्चा ऐसा करने का डिसीजन लेता है तो डेट मीन्स क्या है कि वो सक्सेस होने के लिए ट्राई कर रहा है। इस प्रकार इष्टतम विकास के लिए हीनता की इस भावना पर काबू पाना आवश्यक है। मतलब यदि हम चाहते हैं कि हमारा एक अच्छी मतलब स्टेज तक हमारा विकास हो, हमारी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम इस हीनता मनोग्रंथि पर हम उस पर काबू पा लें। यदि इस भावना की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती, मतलब यदि हीनता की भावना की मतलब हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इससे हीनता मनोग्रंथि पैदा हो जाएगी। मतलब हीनता से ही हीनता मनोग्रंथि पैदा हो जाएगी। और जब यह अति हो जाए, मतलब इससे भी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है हीनता की भावना हमारे मन में इतनी बढ़ गई कि हीनता मनोग्रंथि आ गई, बट उसके बाद भी वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो एक श्रेष्ठता मनोग्रंथि की ओर ले जाएगा इंसान को। मतलब बच्चा बहुत ही कमजोर बनेगा और बहुत ही मतलब डरपोक बच्चा बन जाएगा। तो ये बात यहाँ पे एडलर ने कही है हीनता और श्रेष्ठता मनोग्रंथि के बारे में। कि इन्होंने एक टर्म और दी है, इन्होंने सहोदर प्रतिद्वंदिता और जन्म कर्म। एडलर ने शब्द सह प्रतिद्वंदिता की शुरुआत की, यह बताने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी इस वर्ड की कि कैसे माता पिता के प्रेम और स्नेह को प्राप्त करने के लिए भाई बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा देती है, मतलब और उनके व्यक्तित्व को आकार प्रदान करती है। उन्होंने इस वर्ड का यूज क्यों किया है यह बताने के लिए कि कैसे मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मतलब प्यार पाने के लिए आपस में मतलब होड़ लगा लेते हैं, वो आपस में मतलब कंपटीशन करने लग जाते हैं, उनमें प्रतिद्वंदिता की भावना आ जाती है। और इसी की वजह से जो उनकी पर्सनैलिटी होती है उसको भी एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। एडलर के अनुसार एक नवजात शिशु के आगमन से सिंहासन और भाई बहन में प्रतिद्वंदिता की भावना पैदा हो सकती है। एडलर ने क्या कहा कि जैसे एक छोटा बच्चा आ गया है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी आ गया घर में, तो उससे क्या हो जाएगा, जो बड़ा भाई है वो उस पर अपना हुक्म दिखाएगा, बड़ा भाई या बहन जो भी है वो हुक्म दिखाएगा अपना उसके ऊपर, मतलब वो सिंहासन लेना चाहेगा कि हाँ मैं बड़ा हूँ तो इसलिए तो मेरी माननी होगी। इस टाइप से भाई बहन में प्रतिद्वंदिता की भावना पैदा हो सकती है। मतलब यहाँ पे उनमें कंपटीशन की या मतलब प्रतिद्वंदिता की भावना यहाँ पे उनमें पैदा हो जाएगी। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि आपका जन्म कर्म आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, मतलब कि आप मतलब कौन से कर्म पे या कौन से नंबर पे मतलब आपका बर्थ हुआ है, आपका जन्म हुआ है, ये बात भी आपके पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। उनके अनुसार पहले जन्म में बच्चे आमतौर पर जिम्मेदार, आज्ञाकारी और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। एडलर क्या कहते हैं कि जो बच्चे सबसे फर्स्ट मतलब पहले नंबर पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो देखा गया है कि वो जिम्मेदार, आज्ञाकारी और बुद्धिमान होते हैं, मतलब वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरे जन्म में बच्चे को सामाजिक समायोजन में अपने कौशल में महारत हासिल होती है। मतलब जो सेकंड नंबर पे जो बच्चे मतलब बोर्न हुए हैं या पैदा हुए हैं वो सामाजिक समायोजन में अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे से वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी एनवायरमेंट में। वे आमतौर पर भरोसेमंद, स्वीकार करने वाले और अन्य केंद्रित होते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं जो दूसरे स्थान पे जो बच्चे जन्मे हैं वो भरोसेमंद होते हैं, स्वीकार करने वाले होते हैं। और जो तीसरे क्रम पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो मजबूत सुरक्षा, उच्च आत्मसम्मान लेकिन कम प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन करते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा
कि जो फर्स्ट नंबर पे जो बच्चे जन्मे होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। बट जो दूसरे स्थान पर जो बच्चे जन्मे होते हैं वो सामाजिक समायोजन करने वाले होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और स्वीकार करने वाले होते हैं। और जो बच्चे तीसरे क्रम में मतलब जो बच्चे जन्मे हैं या तीसरे नंबर पे जो बच्चा पैदा हुआ है वो मजबूत सुरक्षा वाला बच्चा होगा, उच्च आत्मसम्मान वाला बच्चा होगा, लेकिन उसमें प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन हमको कम देखने को मिलेगा। उसका पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वे कभी सिंहासन युक्त नहीं होते, मतलब क्योंकि लास्ट में हुए हैं बच्चा, तो मतलब उसमें सिंहासन युक्त वो नहीं है, वो अपना हुक्म नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको तो हमेशा बड़ों की ही माननी पड़ेगी ना। इसी वजह से वे जीवन भर परिवार के बच्चे बने रहते हैं, क्योंकि मतलब छोटे होते हैं तो छोटे बच्चे थोड़े ज्यादा ही लाडले होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो इसी वजह से मतलब जीवन भर पूरी लाइफ वो परिवार के छोटे बच्चे ही बने रहते हैं। देखा होगा अपनी फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि ये तो छोटा है, क्या हो गया, इसने कुछ बोल दिया तो या इसने कुछ कर दिया तो, ऐसे बोलते हैं ना सभी। मतलब ये था, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, एडलर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान जो टॉपिक था, तो मैंने आपको करा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये टॉपिक था। तो दोबारा से रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने किया आज नव फ्राइडवादी या फ्राइड के अनुयायी, मतलब बहुत सारे ऐसे सिद्धांतकार थे जिन्होंने स्टार्टिंग में तो फ्राइड के साथ काम किया, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गए अपने आप को, अपने काम को अलग करने के लिए और एक अच्छी मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने खुद को नाम दिया था नव फ्राइडवादी या पश्चात फ्राइडवादी या नव विश्लेषणवादी या मनोगतिक। इनमें प्रमुख नाम किसके हैं? एडलर, युंग और एरिक्सन के। उसके बाद हमने देखा था अल्फ्रेड एडलर का इंडिविजुअल साइकोलॉजी कि उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। तो जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जनक है वो एडलर है, अल्फ्रेड एडलर। और एडलर ने क्या कहा था कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण बनने का प्रयास करता है, और इसी प्रयास को उन्होंने लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल का नाम दिया था। एडलर ने क्या कहा था कि यदि हम बचपन में बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो बच्चा अपने आप को सक्षम महसूस करेगा और वो पूरे जीवन भर वो एक मतलब सहकारी तरीके से वो कार्य करता है। और ये इसके अपोजिट यदि हम बच्चे को डिमोटिवेट करते हैं तो बच्चा गलत व्यवहार करता है और एक प्रतिस्पर्धा का व्यवहार कर सकता है। और उन्होंने क्या कहा कि जो इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी होती है, हमको नीड है कि हम उसको एक सामाजिक पर्सपेक्टिव के वेव से भी हम उसको देखें, उसके बारे में जानें। उसके बाद उन्होंने हीनता और श्रेष्ठता मनोग्रंथि के बारे में बताया कि जो हीनता ग्रंथि क्या होती है कि जैसे बच्चे में स्टार्टिंग से जन्म से ही होती है, ये जन्मजात होती है और ये स्वाभाविक होती है कि बच्चा देखता है कि हाँ मैं औरों से कमजोर हूँ, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब वो अपने आप को वो ही उसमें हीनता की भावना आ गई है। और यदि बच्चा इस हीनता की भावना से वो अपने आप को मतलब दूर करने की कोशिश कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है कि हाँ मैं इसको दूर करूंगा, तो दैट मीन्स क्या है कि वो एक सफलता के लिए वो ट्राई कर रहा है, वो एक प्रयास कर रहा है। यदि बच्चा इस भावना पर काबू पा लेता है तो ठीक है, वो नहीं पा पाता है तो उसमें एक हीनता मनोग्रंथि पैदा हो जाती है। और जब ये हीनता मनोग्रंथि और ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब इसकी अति हो जाती है, तो वो श्रेष्ठ मनोग्रंथि की ओर ले जाती है इंसान को। ये बात इन्होंने बताई थी एडलर ने। इसके अलावा इन्होंने एक टर्म और ली है, सहोदर प्रतिद्वंदिता और जन कर्म कि कौन से कर्म पे बच्चा पैदा हुआ है। सबसे पहले था सह प्रतिद्वंदिता। उन्होंने क्या कहा कि बच्चे मतलब आपस में प्रतिद्वंदिता क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको ज्यादा प्यार करें, तो इसी वजह से बच्चों में हमको ये चीज देखने को मिलती है और इसी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी उसको फ्रेम करती है या उसको आकार देती है। एडलर ने क्या कहा कि जैसे जो पहले क्रम पे जो बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब जो पहले जन्मे हैं बच्चे, वो आमतौर पर देखा गया कि वो जिम्मेदार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। बट जो बच्चे दूसरे स्थान पर पैदा हुए हैं वो सामाजिक समायोजन करने वाले होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, स्वीकार करने वाले होते हैं। तो तीसरे क्रम के जो बच्चे होते हैं वो मजबूत सुरक्षा वाले होते हैं, उच्च आत्मसम्मान वाले होते हैं, लेकिन उनमें कम प्रतिस्पर्धा हमको देखने को मिलती है। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो सिंहासन युक्त नहीं होते, वो जीवन भर वो परिवार के छोटे बच्चे बने रहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कंटेंट आज का। इस टॉपिक था, इसके बाद हम लगातार ऐसे ही डेली एक टॉपिक करेंगे साइकोलॉजी का। आई होप कि आपको समझ में आया हो। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। थैंक यू एवरीवन।